अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर कैसर अहमद आप एक बार फिर आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइनल फ्लोरा पर। स्मॉल इंटेस्टाइनल फ्लोरा में दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। एक वो जो हमारे सेहत के लिए, हमारे हज़्म के लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरे वो जो गैर ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों की मौजूदगी और इन दोनों का बैलेंस में होना, लेवल में होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से कोई भी अगर डिसबैलेंस हो जाए, कम हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हाजमा ख़राब हो जाता है, हाजमे में डिस्टर्बेंस आ जाती है। माहौल नॉर्मल रखना, बैलेंस रखना ज़रूरी है। जो हमारे काम के बैक्टीरिया हैं वो हमारे फूड से, हमारे खुराक से कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन मिनरल्स वगैरह वगैरह डाइजेशन में डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं और उससे हमारा सारा जिस्म चलता है। लेकिन वही काम वाले बैक्टीरिया अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हमारे मैदे में गैसेस ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगती हैं। आम हालात में बंदे को डकार या फ्लैचुलेंस होते रहते हैं, लेकिन ऐसी हालत में ज़रूरत से ज़्यादा डकार होते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ के डकार होते हैं। अक्सर डकार के साथ खुराक मैदे से ऊपर आ जाती है, फ्लैचुलेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब नीचे से गैस के अखराज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इससे मज़ीद आगे की अगर आप बात करें, गहराई की अगर बात करें तो इससे मैदे की और इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो उस पर डाइजेशन में कमी आ जाती है। इंटेस्टाइन्स में या इंटेस्टाइन्स की सरफेसिस पे इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद बीमारियां जन्म लेती हैं। जो इंटेस्टाइनल के साथ मुतल्लिका या मुंसलिक अज़ा हैं, मसलन लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनीज़ वगैरह, तो उन तक इन्फ्लेमेशन फैल जाती है। साथ साथ गैस्ट्राइटिस के साथ साथ मरीज़ को लिवर में इन्फ्लेमेशंस या बीमारियां शुरू हो जाती हैं, स्प्लीन में शुरू हो जाती हैं, गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं, पथरियाँ बननी, कोलिसिस्टियासिस जिसे कहते हैं, शुरू हो जाती हैं। सॉरी। इस तरह मरीज़ एक मुख्तलिफ अमराज के झुरमुट में गिर जाता है। यही अमराज अगर मज़ीद बिगड़ते जाए तो लिवर सिरोसिस हो सकता है, स्प्लीन में या गॉल ब्लैडर में कैंसर हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में कैंसर हो सकते हैं, टीबी हो जाता है। और अजीब बात यह है कि यही अमराज अगर ज़्यादा हो तो उसकी वजह मैं बताता हूँ। तो डिलीरियम हो सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, दिल के अमराज हो सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि डिलीरियम, अल्जाइमर ये तो दिमाग के अमराज है, इनका आंतों से क्या काम? उनका आंतों से काम ये है कि जब इंटेस्टाइनल फ्लोरा ख़राब होगा, हाजमा ख़राब होगा, तो जिस्म को विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगी। जो मिनरल्स विटामिन होते हैं वो बैक्टीरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी जो होते हैं वो पूरा हमारे चूँकि हज़म हो नहीं रहे, फजले में खारिज हो जाते हैं। मरीज़ पेल हो जाता है, पीला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दुबला पुतला, और उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज हमला करना शुरू कर देते हैं इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से। ऐसे मरीज़ों के ब्लड में जितने भी सिलिंड्रिकल शेप ऑर्गन्स हैं ब्लड के, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनमें भी इन्फ्लेमेशंस शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट्स वगैरह का जमना शुरू हो जाता है, बैठना शुरू हो जाता है। उसे मैं जमना नहीं कहूँगा। और मरीज़ बहुत जल्द अल्जाइमर या पार्किंसंस या डिलीरियम या जैसी या स्ट्रोक वगैरह जैसे अमराज का शिकार हो जाता है। इसलिए हाजमे का नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। अब मसला ये है कि फार्मेसी कंपनी वालों ने जो तरीका इलाज मुतारफ़ करवाया है, उसमें सबसे पहले एलोपैथिक डॉक्टर हज़रात, ख़वातीन जो होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, पीपीआईज़ और पेन किलर्स एडवाइस करते हैं। ये तमाम दवाइयाँ जो है ये किसी भी इंटेस्टाइनल मरज़ को, जिसम में किसी भी, लेकिन हम यहाँ पे इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, वो उनको कैमोफ्लेज कर देते हैं। मर्ज़ ऐसा लगता है कि खामोश हो गया, लेकिन बैकग्राउंड में वही मर्ज़ परवान चल रहा होता है और मरीज़ अंदर ही अंदर गलता रहता है। थोड़े ही अरसे बाद मरीज़ को मज़ीद बीमारियां शुरू हो जाती हैं, लिवर में या इंटेस्टाइन्स में किडनी रेन्यूअल फेलियर हो जाता है, किडनी स्टोन शुरू हो जाते हैं, अल्जाइमर या डिलीरियम वगैरह शुरू हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाते हैं, तो मरीज़ ख़राब हो जाता है। अच्छा, यही मरीज़ इंटेस्टाइनल फ्लोरा की तरफ वापस आते हैं। इसी इंटेस्टाइनल फ्लोरा का इलाज अगर ना करवाया जाए तो
इंटेस्टाइनल फ्लोरा में जो ख़राब बैक्टीरिया होते हैं उनकी मिकदार भी ज़्यादा होने लगती है। बहुत जल्द ऐसा वक्त आता है कि एलोपैथिक डॉक्टर हजरात ख़वातीन जो होते हैं वो अपने मरीज़ को मुबारकबाद देते हैं कि जी मुबारक हो, आपका एच पाइलरी पॉजिटिव हो गया है। एच पाइलरी के लिए फिर दोबारा से उनको वही एंटीबायोटिक्स दूसरे नामों से, वही पेन किलर्स दूसरे नामों से, स्टीराइड्स और पीपीआईज वगैरह शुरू कर देते हैं। मरीज़ जब तक ज़िंदा रहता है यही एंटीबायोटिक्स, पीपीआईज और पेन किलर्स लेता रहता है और आखिर में कैंसर, टीबी या जैसी अमराज का शिकार होकर एक्सपायर हो जाता है। इसलिए पहले तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे एलोपैथ हो होम्योपैथ हो, मरीज़ जब आता है गैस्ट्रिक डिजीज़ का, गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशंस का, गैस्ट्रिक ट्रबल का, तो उसको मौजूदा जो भी सिम्टम है मरीज़ को उसका ठीक है, उसका इलाज करवाएं, उसको दवाइयाँ दें मौजूदा सिम्टम के लिए। उसको चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही हैं, दर्द हो रहा है या पसलियों में वगैरह, ठीक है, उसके लिए दवाई दें, लेकिन बैकग्राउंड का लाजमी ध्यान रखें। मरीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी बीमारी का बैकग्राउंड, बीमारी का जो रूट काज है, जो मदर डिजीज़ है, उसका इलाज लाजमी करना है, वरना आपका मरीज़ रुलता रहेगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह चुका हूँ, अगर इलाज ना करवाया जाए तो विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से मरीज़ को हेपेटाइटिस हो सकता है, सिरोसिस, लिवर सिरोसिस हो सकता है, स्प्लीन और कार्डियक डिजीज़ हो सकती हैं, एस्थमा कह रहा हूँ, स्ट्रोक हो सकता है, अल्जाइमर, पार्किंसंस, डिलीरियम हो सकता है। और अगर ये बहुत अरसे से मरीज़ को हाजमे की प्रॉब्लम हो रही है तो ज़ाहिर है उसके माल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी ग्रोथ पर फ़र्क पड़ेगा, ढांचा बारीक पतला रह जाता है, मरीज़ कमज़ोर रह जाता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस वैसे तो मरीज़ के सिम्टम्स ही काफ़ी हैं, मरीज़ का के डायलॉग्स ही हमारे लिए काफ़ी हैं, उसका कहना ही हमारे लिए काफ़ी होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन फिर भी अगर आपने डायग्नोसिस करना है तो ब्रीथ टेस्ट करवाना चाहिए मरीज़ को। उसमें क्या होता है, उसमें मरीज़ की सांसों में, मरीज़ की एक्सेल में मीथेन और हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा आती है, जो डायग्नोसिस को कंफर्म करती है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, स्टूल टेस्ट करवाया जाता है। स्टूल अमूमन ऐसी सूरतों में फैटी आता है और उसमें फूड मटेरियल्स जो होते हैं वो अमूमन गैर हाज़म शुदा निकल रहे होते हैं। पेचीदा हालात में एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई भी करवाए जाते हैं, लेकिन मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मरीज़ का स्टेज ख़राब हो चुका है। मरीज़ या कैंसर या लिवर सिरोसिस या टीबी की तरफ जा रहा है या बहुत करीब पहुँच चुका है या पहुँच चुका है, तो एक्सरेज या रेडिएशन उसको मज़ीद कॉम्प्लिकेशन में डाल सकती है। तरीक़ा इलाज एलोपैथ्स का अभी थोड़ी देर पहले मैं कह भी चुका हूँ, एंटीबायोटिक्स, पीपीआईज, पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स एडवाइस करते हैं। एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल एमोक्सिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह वगैरह बहुत सारी है। और इसी तरह जो मौजूदा मरीज़ के सिम्टम्स होते हैं उनको दबाने के लिए साथ में सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। सप्लीमेंट्स मेरा ख़्याल है, मेरा ये तज्ज़िया है, मेरा ये तजुर्बा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड सप्लीमेंट्स है, एलोपैथिक सप्लीमेंट्स। इनमें कुछ नहीं होता, बस मरीज़ को धोखा देना है, बस मुख्तसर। होम्योपैथिक तरीका इलाज, होम्योपैथी में हर मर्ज़ के लिए ठीक है इलाज मौजूद है, लेकिन किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जब मरीज़ आता है, यहाँ पे गैस्ट्रिक की बात हो रही है, इंटेस्टाइनल मरीज़ की बात हो रही है, तो ये ध्यान में रखें कि मरीज़ जो सिम्टम्स आपको बता रहा है उसके मुताबिक उसको तो दवाई देनी है, लेकिन उसके रूट काज, मदर डिजीज़ का लिहाज लाजमी रखना है। ऐसे सिचुएशंस में गैस्ट्रिक डिजीज़ में मेरी जो पसंदीदा दवाई है, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी पसंदीदा वो है नक्स-वोमिका। आजकल जैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो भी खाने के नाम पे चीज़ उनको मिल रही है वो ठौंसे जा रहे हैं, तो नक्स-वोमिका उसमें बेहतरीन काम करती हैं। नक्स-वोमिका का ये भी काम है कि ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा को नॉर्मलाइज़ करती है। अगर बैक्टीरिया ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो उनको कम कर देती है, अगर ज़रूरत से कम है तो ज़्यादा कर देती है। नक्स-वोमिका की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि ये जिस वजह से इंटेस्टाइनल फ्लोरा ख़राब है वो वजह भी ख़त्म कर देती है। इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशंस या
स्पाज़म जो भी आ चुका हो या दोनों आ चुके हों तो उसको नॉर्मलाइज़ करता है। और उसकी निशानी ये है कि ऐसे मरीज़ को कभी कब्ज़, कभी डायरिया या टॉयलेट दोनों या कि दोनों में से कोई एक लाज़मी होगा। चूँकि मरीज़ का पखाना मुकम्मल नहीं निकलता, थोड़ा-थोड़ा करके ख़ारिज होता है, बार-बार जाना पड़ता है। पखाना एक तो अंतों में ज़्यादा देर तक रुकने की वजह से, दूसरा बैक्टीरिया फ्लोरा बहुत ज़्यादा होने की वजह से पखाने की बदबू बहुत ज़्यादा होगी और पेट में दर्द होंगे, गॉलस्टोन्स, लिवर डिजीज़ मुख्तलिफ़ किस्म की होंगी और स्प्लीन लाज़मी उसका अफेक्टेड होगा। पसलियों के नीचे दर्द या सूजन वग़ैरह महसूस होगी। अच्छा, इसके अलावा मेरी पसंदीदा दूसरी जो मेडिसिन है वो है एलोए सुकेट्रिना। एलोए सुकेट्रिना की खसूसियत ये है कि जिस्म में जितने भी सिलिंड्रिकल शेप के ऑर्गन्स हैं, उनमें ब्लड वेसल्स भी आ जाते हैं, दिल भी आ जाता है, उनकी सफाई भी करता है। सफाई से मेरी मुराद ये है कि अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से, स्पज़म की वजह से आंतें या ससूरे या वेसल्स तंग हो गई हैं, तो वहाँ पे क्लॉट्स वगैरह बनने, बैठने शुरू हो जाते हैं, जिसको वो एलोपेज बनना कहते हैं, लेकिन वो बन नहीं रहे होते, वो बैठ जाते हैं, जिनकी वजह से फिर आगे दिल के अमराज में या डिलीरियम या शिज़ोफ्रेनिया जैसे अमराज जन्म लेने लगते हैं। एलोए सुकेट्रिना ऐसी स्टेज के लिए बेहतरीन सिलेक्शन है। ये वेसल्स को खोल देता है, इन्फ्लेमेशंस को कम करके और स्पज़म को कम करके। इससे इसी तरह आंतों की इन्फ्लेमेशन और स्पज़म भी कम हो जाता है, स्टूल आसानी से खारिज होने लगता है, कब्ज़ छूट जाती है। इसके अलावा है एलुमिना। एलुमिना चूँकि एल्यूमीनियम से बनता है, एल्यूमीनियम आजकल हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स को तोड़ने के लिए एलुमिना लाज़मी अपने मरीज़ को एडवाइस किया करें। एलुमिना के मरीज़ अमूमन हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे और उनकी आंतों में खुश्की महसूस होगी। खुश्की से मेरा मुराद ये है कि उनके गदूद सही तौर पर काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आंतों में सही सिक्रीशंस नहीं पहुँच रही होती, आंतें खुश्क हो जाती हैं। कार्बोवेजिटेबल्स और ग्रेफ़ाइट्स, ये मेरी नज़र में दोनों एक ही जैसी काम करती हैं। दोनों कार्बन से बनती हैं, कार्बोवेजिटेबल्स कोयले से बनता है। कार्बोवेजिटेबल्स जो पुराने ज़माने में एंटॉक्स के नाम से एलोपैथी भी बनाते थे, फिर जब एलोपैथिक फार्मेसी वालों को पता चला कि इससे तो मरीज़ ठीक हो रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट इसका कोई भी नहीं आ रहा, तो उन्होंने इस पर साइड इफ़ेक्ट्स का ठप्पा लगा के इनको बैन कर दिया कि ये गलत चीज़ है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। हालांकि इसका साइड इफ़ेक्ट किसके लिए है, फार्मेसी के लिए, वह हम सबको पता है। सेहत उनकी इससे फार्मेसी वालों की ख़राब हो रही है, लोगों की, आम लोगों की नहीं। अच्छा, कार्बोवेजिटेबल्स और ग्रेफ़ाइट्स ये डीप तक असर करते हैं। जितने भी सिलिंड्रिकल शेप के ऑर्गन्स हैं उनमें अगर अगर इन्फ्लेमेशन है, स्पैज़म है या उसमें क्लॉट्स बन गए हैं या बैठ गए हैं, तो वो उनको खोल देता है और मरीज़ चाहे दिल का हो, चाहे डिलीरियम का हो, चाहे पैरालिसिस का हो, चाहे स्ट्रोक का हो, अगर उसका मैदा ख़राब है तो उसको एलुमिना अपने कम्बिनेशन में लाजमी दिया, ये एल्युमिनियम कार्बोवेजिटेबल्स और ग्रेफ़ाइट्स अपने कम्बिनेशन में लाजमी ध्यान रखा करें। लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम एक माइल्ड एंटीबैक्टीरियल का काम भी करता है। हम यहाँ पे चूँकि इंटेस्टाइनल फ्लोरा की बात कर रहे हैं तो मज़ीद लाइकोपोडियम की मैं बातें नहीं करूँगा। इंटेस्टाइन्स में ये जितने भी ज़रूरत से ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो काम के हों चाहे वो काम के ना हो, उनको ख़त्म कर देता है। सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक बैक्टीरिया को रहने देता है, जिससे मरीज़ का डिप्थीरिया या ड्रॉपसीज़ या पॉलिप्स या पेट में दर्द या सूजन वगैरह जो होती है आंतों में, वो बैठ जाती है, पखाना आसानी से होने लगता है। वेरिकोज़ में ग्रेफ़ाइट्स और कार्बोवेजिटेबल्स में भूल गया हूँ बताना, वहाँ वो भी वेरिकोज़ में बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ससूज़े वेसल्स खुल जाती हैं। इसी तरह लाइकोपोडियम भी वेसल्स को खोल के वेरिकोज़ में भी आपका मदद कर सकती है। बात वहीं पे आ जाती है सिलिंड्रिकल शेप ऑर्गन्स की तरफ। पोडोफाइलम और क्रोटोनटिकुलम, जमाल गोटा, दोनों का काम तकरीबन एक ही जैसा है। दोनों बैक्टीरियोफ्लोरा को नॉर्मलाइज करती है, एक्सेस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। ब्रायोनिया एल्बा जो किताबों में जिसकी बहुत तारीफ़ें लिखी होती हैं और जिसको पॉलीक्रिस्टो पता नहीं क्या क्या उन्होंने खिताबात दिए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सिर्फ़ और सिर्फ मैदे में डाइजेशन में
काफ़ी हद तक 90% केसेस में ये मदद करता है। इसके अलावा मुझे ये किसी भी फील्ड में पसंद नहीं आया। कोलोसिंथिस, जिसको बिटर मेलन भी कहते हैं। कोलोसिंथिस बैक्टीरियल फ्लोरा को ख़त्म कर देता है जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, और इसके अलावा स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन जहाँ पर भी हो, ख़ुसूसन इंटेस्टाइन्स में, उनको फ़ौरन बिठा देता है, कम कर देता है। स्वेलिंग बैठ जाती है, मरीज़ के दर्द, पेट दर्द और डायरिया वगैरह फ़ौरन रुक जाता है। चाइना चाइना पुलसेटेला अर्जेंटम मेटालिकम या अर्जेंटम नाइट्रिकम, सॉरी, तीनों का तकरीबन एक ही जैसा काम है। अगर मरीज़ के गैस्ट्राइटिस पुराना है और उसके लिवर और स्प्लीन इफेक्ट हो चुके हैं, तो यकीन जानिए चाइना पुलसेटेला अर्जेंटम नाइट्रिकम से बेहतर मेरा ख्याल है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, बेहतरीन रिजल्ट देती है। लिवर और स्प्लीन के फंक्शंस को नॉर्मल कर देती है, बैक्टीरियोफ्लोरा को नॉर्मल कर देती है। मरीज़ के पेट दर्द, डिबिलिटी, जैंडिस या लिवर या स्प्लीन जितने भी डिजीज़ होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। मुंह का जायका ठीक हो जाता है, मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। और चाहे वो मरीज़ को आईबीएस ही क्यों ना हो, आईबीएस या क्रोन डिजीज़ ही क्यों ना हो, मरीज़ 5-6 दिनों में आपको इंशाल्लाह मरीज़ रिलैक्स करके देगा। मैक्सॉल बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल का काम करता है। अगर आपके मरीज़ को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो उसको आर्सेनिक एल्बम के साथ साथ मैक्सॉल लाजमी का सोचें, लेकिन दोनों में से कोई एक एडवाइस करना, दोनों नहीं एडवाइस करनी। फास्फोरस ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा को नॉर्मलाइज करता है, लिवर फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है, और जब अगर डिसेंट्री है मरीज़ को, उसको भी ख़त्म कर देता है। वैसे फास्फोरस अमेबिक डिसेंट्री में भी बेहतरीन काम करता है, लेकिन यहाँ पे हम इंटेस्टाइनल फ्लोरा की बात करेंगे। ये पेनक्रियाज की स्वेलिंग को, इंटेस्टाइन्स की स्वेलिंग को, लिवर स्वेलिंग को कम कर देता है। लिवर पे अगर फैट्स बहुत ज़्यादा हो, फैटी लिवर, तो उस लिवर उन फैट्स को ये कम कर देता है, कम करने में बहुत मदद करता है। इसके साथ मज़ीद फिर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन ये जगह नहीं है बताने की। बिस्मुथ, आर्सेनिक एल्बम शायद मैं बता चुका हूँ। बिस्मुथ भी एक बेहतरीन एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल का काम करता है। लाजमी अपने कम्बिनेशन में इसको याद रखें। नेट्रम कार्बोनिकम, नेट्रम्यूर, एंटीमोनियम क्रूडम, इपिकाक, कालीबाइक्रोम, सॉरी, कालीक्राब भी हमें फ़ायदा देगा। ये गिल्ट, गास्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें खुराक मुंह की तरफ वापस आ जाता है, ये चारों चीज़ें, नेट्रम्यूर, 5 चीज़ें, नेट्रम्यूर, नेट्रम कार्ब, एंटीमोनियम क्रूडम, इपिकाक और कालीबाइक्रोम, ये बेहतरीन रिजल्ट देती हैं। इंटेस्टाइनल फ्लोरा को नॉर्मलाइज करके इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है इंटेस्टाइन की, उसको भी नॉर्मलाइज करती है। मरीज़ का पखाना ठीक हो जाता है और बार बार नहीं जाना पड़ता, बल्कि एक ही बार में फारिग हो जाता है। जिंजिबारिस हम सब जानते हैं, ये इसमें सिलेंड्रिकल शेप ऑर्गन्स को साफ करता है, खोलता है, उनके फंक्शंस को, उनके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को नॉर्मलाइज करता है। मैग्नीशियम कार्ब असल में जब मरीज़ की ग्लैंड्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते और मैदे में सिक्रीशंस, आंतों में सिक्रीशंस नहीं आ रही होती, तो उससे मैदे में खुश्की महसूस होने लगती है। पखाना सख्ती से और गोमड़ों की शक्ल में निकलता है और अमूमन इस पर जाली नमा म्यूकस चिपका होता है। म्यूकस असल में छोटे छोटे जख्मों की वजह से होता है। क्रोन डिजीज़ या उस तरह के जख्म हो जाते हैं आंतों में, उस खून के साथ पखाना आ सकता है, तो ये पखाने को नरम करके खारिज होने में मदद करता है। लिहाजा जब भी आप कम्बिनेशन बनाएं, अपने मरीज़ के मौजूदा सिम्टम्स के साथ साथ बैकग्राउंड को लाजमी मद्देनज़र रखें और उसके मुताबिक उनको कम्बिनेशन बना के दें। कम्बिनेशन में डिस्किट्स लाजमी दिया करें, उससे टेस्ट बड्स खुल जाते हैं, दवाई जल्दी हज़म होती है, जल्दी एब्जॉर्ब होती है। पोटेंसीज़ कोशिश करें बारीक से बारीक रखें, ताकि आपकी दवाई गहराई तक असर करे, फौरी असर करे, और आपका मरीज़ 2-3 दिन में ही उसको रिलैक्सेशन हो जाए, और 8-10 दिन में, 20 दिन में, महीने में आपका मरीज़ ठीक हो जाए। वैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ के मरीज़ या यहाँ तक कि आईबीडी, आईबीएस के मरीज़, क्रोन डिजीज़ के मरीज़, स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी इन्फेक्शंस हैं, इसके मरीज़ अमूमन होम्योपैथिक के
महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने के इलाज से ठीक हो जाते हैं। ये मैं पेचीदा अमराज़ की बात कर रहा हूँ, मरीज़ों की बात कर रहा हूँ। जो फ्रेश मरीज़ होते हैं महीना, 2 महीने, 10 महीने के, तो वो उससे भी कम वक़्त में ठीक हो जाते हैं। अपना ख़्याल रखिए, अपने मरीज़ों का ख़्याल रखिए। थैंक यू।